हेलो बच्चों, हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस और उसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में बच्चों आज हमने पढ़ना है कि इंश्योरेंस जो है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है इंश्योरेंस बेस्ड होती है। तो उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम्स कंप्लेंट्स ब्यूरो ने कहा है कि कभी भी कोई भी पर्सन जब भी अपना इंश्योरेंस कराता है तो वो जिस भी पर्सन का मतलब अपने किसी वो अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा रहा है, तो जिस भी चीज का वो इंश्योरेंस करवा रहा है उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है बच्चों कि यदि जिस चीज का भी वो इंश्योरेंस करा रहा है, चाहे वो लाइफ का है या किसी चीज का है, किसी प्रोडक्ट का है, किसी एसेट का है, तो उस चीज के खराब होने से या उस चीज का नुकसान होने से उस व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक है, तो इट मीन्स उस व्यक्ति का उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आई बात समझ? देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, इट मीन्स दैट द पॉलिसी होल्डर मीन्स जो पर्सन जो कि पॉलिसी बाय कर रहा है, जो कि इंश्योर्ड है, ठीक है, मस्ट स्टैंड टू सफर अ डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस इफ द इवेंट अकर्स फॉर विच द इंश्योरेंस कवर वॉज बॉट। कि जिस भी चीज के लिए उसने इंश्योरेंस बाय किया था और वो काम हो मतलब जिस नुकसान से डरते हुए उसने इंश्योरेंस कवर बाय किया था और वो नुकसान एक्चुअली में वो इवेंट हो गया तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उसका उस चीज में क्या था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। अब फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयर जो है उसका अपने एम्प्लॉय में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है, बिकॉज एक एम्प्लॉय गया उसको दूसरा मिल जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू अ मैरिड कपल obviously they has an insurable interest in each other's life। obviously अगर दोनों में से किसी एक को भी नुकसान होता है तो वो दूसरे की लाइफ को ऑटोमेटिकली फुल फ्लेज अफेक्ट करता है। अब बात आती है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस वक्त होना चाहिए। किस वक्त से मेरा मतलब है कि ईदर एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्लेम। ठीक है, एक तो जब आपने पॉलिसी बाय की आपका उस वक्त इंश्योरेंस क्लेम होना चाहिए, या जब आप इंश्योरेंस कवर को क्लेम कर रहे हो उस वक्त होना चाहिए। तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इंश्योरेंस कि विच इंश्योरेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। मीन्स देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट इंश्योरेंस। सी व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए रूल ये है कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम जब आपने पॉलिसी बाय की। लेकिन जब आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, इंश्योरेंस कवर को, तो उस टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अब जब उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की, दे वर इन द गुड रिलेशन, दे वर स्टेइंग टुगेदर, बट जब उसने उनमें से किसी एक की डेथ हो गई, लेकिन डेथ से एक महीना पहले उनका डाइवोर्स हो गया था। ठीक है, तो अब डेथ से एक महीना पहले डाइवोर्स हो गया था लेकिन इंश्योरेंस के क्लेम तो पुराना है, तो जो नॉमिनी था उसका स्पाउस था, तो उसी को ही इंश्योरेंस कवर के पैसे मिलेंगे, दूसरी पार्टी को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस वक्त होना चाहिए जब पॉलिसी ली, उस वक्त तो वो हस्बैंड वाइफ थे, नॉट एट द टाइम व्हेन द क्लेम अकर। जरूरी नहीं है कि जब क्लेम अकर हो रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस टाइम वो रिलेशनशिप में हो। ठीक है, दूसरी बात मरीन इंश्योरेंस की। मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो कवर क्लेम के टाइम होना जरूरी है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी इज टेकन, बट इट इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ द क्लेम, कि उस वक्त उसका क्लेम होना जरूरी है, उस वक्त उस व्यक्ति को उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस होना जरूरी है, रादर देन एट द टाइम ऑफ बाइंग पॉलिसी। क्लियर? अब इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास अपनी एक शिप है, मेरी शिप से माल जा रहा है, ठीक है, अब द पॉइंट इज मैंने अपने माल का इंश्योरेंस करवाया। क्लियर? अब मैंने वो माल आपको सेल कर दिया, बी पार्टी को। अब जैसे ही मैंने वो बी को सेल कर दिया, ठीक है, तो उस वक्त वो माल खराब हो गया,
बी को सेल करने के इमीडिएट बाद, तो अब वो नुकसान बी का है, मेरा नहीं है। क्लियर? तो ये चीज है। इन अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इसके अलावा जैसे फायर इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, अभी आप सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ोगे तो वहां पर क्या रूल अप्लाई होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट बोथ टाइम्स व्हेन द पॉलिसी इज टेकन और एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम, दोनों टाइम्स में प्रेजेंट होना जरूरी है। रिमेंबर बच्चों, जब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल लिखोगे, पहले इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग लिखोगे, फिर लिखोगे लाइफ इंश्योरेंस में कब होना जरूरी है, एट द टाइम ऑफ बाइंग पॉलिसी, मरीन में कब जरूरी है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्लेम, और इन अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कब जरूरी है, बोथ टाइम्स, बोथ कब, while buying the policy and at the time of making claim. Clear? Next, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्ट्रिन। इसका मतलब क्या है? वेयर वन पर्सन टेक्स ओवर द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ अ क्रेडिटर अगेंस्ट हिज डेटर। इसका मतलब स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। मतलब क्या है बच्चों कि इसमें क्या है, एक मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ कि इसमें जो राइट है इंश्योरर का, ठीक है, उसके पास ये राइट है, अगर देखो किसी भी वजह से, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि किसी भी वजह से जो इंश्योर्ड था उसका कोई नुकसान हो गया, और उसका जो नुकसान था वो वजह क्या थी, थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान हो गया। ठीक है, अब जैसे उस थर्ड पार्टी से नुकसान हो गया और उसने उस चीज की इंश्योरेंस पॉलिसी भी बाय कर रखी थी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए है, ए के पास अपनी कार थी, नहीं हम बुक वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो। ए के पास एक हाउस है, उसने उस हाउस का इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेंस कितने का करा रखा है? 10 लाख का। अब क्या हुआ, वो हाउस डिस्ट्रॉय हो गया, और क्यों हुआ? बी की गलती से हुआ। बी उनका नेबर था और उन्होंने कुछ ऐसे फिटिंग्स में या कुछ भी ऐसी गलती की जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो ए का घर है उसका काफी नुकसान हो गया। अब देखो, अब ए पैसे किससे लेगा, बी से या इंश्योरेंस कंपनी से? नॉर्मली आप देखो, अगर कोई पर्सन कार से जा रहा है, ठीक है, या उसकी कार खड़ी है, दूसरे बंदे ने आके बीच में ठोक दी, तो वो कहते हैं ना कि मेरा इतने का नुकसान हो गया, पैसे दे, कहते हैं ना। तो अब हो सकता है उसकी कार इंश्योर्ड भी हो, तो अब उस व्यक्ति के पास ये दो राइट्स हैं कि वो इंश्योरेंस से भी पैसे ले सकता है और वो उस जिसने गाड़ी ठोकी है उससे भी ले सकता है ना। सेम इज द केस हेयर। मैं अभी बुक वाला एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो अब ए के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो बी से पैसे ले ले या वो इंश्योरेंस कंपनी से ले ले। अब वो सोचता है कि मेरा तो इंश्योरेंस है ही, तो मैं बी से क्यों लूं, ठीक है ना, मैं क्यों बी के साथ मत्था मारूं, इंश्योरेंस कंपनी से मैं पैसे ले लेता हूं। अब ए ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह सकती है कि ये तो बी की गलती से हुआ है, हम नहीं देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो ए को पैसे देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी ने ए को 10 लाख रुपए क्लेम के दे दिए, उसी टाइम कंपनी ए की पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि कंपनी के पास अब ये राइट्स आ जाएंगे कि कंपनी जो है ए के बिहाफ पर बी को स्यू कर सकती है पैसों के लिए, ठीक है। नाउ द कंपनी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी इन द कोर्ट। अब क्या हुआ, मान करके चलो कि कंपनी जो है केस जीत गई और कंपनी को 11 लाख रुपए मिले। अब 11 लाख, कंपनी ने तो 10 लाख तो ए को दिए थे, तो अब एक कंपनी को तो 1 लाख फालतू मिल गया। तो अब देखो 10 लाख तो कंपनी अपने पास रखेगी जो कंपनी ने ए को दिए, वो इंश्योरेंस लॉस के थे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कितना था, 1 लाख। उस 1 लाख में से कंपनी कोर्ट फीस, लॉयर चार्जेस या कोई और भी चार्जेस थे जो कंपनी का खर्चा हुआ, वो कंपनी एडजस्ट कर लेगी। उसके अलावा अगर कोई पैसे बचेंगे वो पैसे कंपनी मिस्टर ए को दे देगी। आई बात समझ? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों की इंश्योरर जो है वो एग्री करता है इस चीज पे कि वो इंश्योर्ड को पैसा देगा, लेकिन वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि इसका एक फंडामेंटल पर्पस क्या है बच्चों आइडेमिनिटी के प्रिंसिपल का, कि एक तो मॉरल हैजार्ड को रिड्यूस करना और इंश्योर्ड को किसी भी लॉस से बचाना, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि जो
इंश्योर्ड है उसको सेम पोजीशन में रखना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए। लॉस से या डैमेज से पहले जो हाल था उसका फाइनेंशियली वैसा ही रहना चाहिए, ना ही उसको उस लॉस से कोई फायदा हो, ना ही उसको उस लॉस से कोई नुकसान हो। आई समझ? इसमें बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कंपनी जो है जो इंश्योर्ड है उसको सिर्फ उतना ही पैसा देगी जितना कि उसके लॉस के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। लेकिन वो लॉस जो है प्रोवाइडेड अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, उसके लिए दे रखी है द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट इंश्योर्ड और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी, जितना इंश्योरेंस कराया हुआ है उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल लॉस के साथ, दोनों में से जो कम होगा वो पैसा कंपनी किसको देती है, इंश्योर्ड को देती है। आई बात समझ? मान लो पुराने वाले केस में जैसे मैंने बताया था कि 10 लाख का इंश्योरेंस था, लेकिन उसका नुकसान तो 2 लाख का हुआ, तो कंपनी 2 लाख देगी, 10 लाख नहीं देगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई ऑन लाइफ इंश्योरेंस एज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता, बिकॉज ह्यूमन लाइफ जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और इंश्योरेंस है तो उसके ऊपर ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में ये बता रखा है कि जब भी कोई व्यक्ति एक इंश्योरेंस मल्टीपल कंपनी से बाय करता है, एक कंपनी से ज्यादा कंपनी से बाय करता है, और मान लो उसका उस प्रोडक्ट का लॉस हो गया, तो वो किससे लॉस कवर करेगा, कौन सी कंपनी से? तो ही कैन ईदर कवर इट फ्रॉम एनी वन कंपनी, जो भी वो चाहता है। और अगर वो सोचता है कि मैं सबसे करूं तो वो प्रोपोर्शनेटली करेगा। प्रोपोर्शनेटली किस में करेगा? सम एश्योर्ड की रेशो में करेगा, या वो किसी एक से कर सकता है जिससे वो चाहे। देखो फर्दर, अगर एक पॉलिसी होल्डर ने कोई किसी एक कंपनी से क्लेम जो है वो फाइल कर दिया, ठीक है, तो दूसरी मान लो उसने किसी एक ही कंपनी से ले लिया, तो वो उस कंपनी के पास ये राइट है कि वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दूसरी कंपनी से कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि दूसरी कंपनीज को कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली हम प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ पढ़ेंगे, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने ऑलरेडी दी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अमित है, अमित ने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख का, ठीक है, और दूसरी कंपनी से दूसरा इंश्योरेंस करा लिया सेम ही कार का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 6 लाख का। अब क्या हुआ, उसकी कार हो गई डैमेज। अब डैमेज होने पर 2 लाख का क्लेम बनता है उसका। तो अमित ने क्या करा, 2 लाख रुपए वो किसी भी एक कंपनी से ले सकता है, ठीक है। तो द अमित इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फुल अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ ₹2 लाख विद एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, वो प्रोपोर्शनेटली क्लेम कर सकता है 10 लाख और 6 लाख की रेशियो में, यानी कि 5:3 की रेशियो में, जो कि बनेगी 1,25,000 वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से 75,000 जो है वो क्लेम कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये हम कल करेंगे। थैंक यू।